Good morning once again student. Welcome to business studies class of 18th अगस्त 2020 और ये हमारा आज का सेकेंड वीडियो है। एंड इन दिस वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, दैट इज़ 9.2। ये हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला हमने पढ़ा था, पहला वीडियो में हमने मीनिंग एंड उसका रोल देखा कि क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। रोल कंपनी में रोल वो कौन सा रोल प्ले करता है। अब आइए कि वो रोल प्ले करने से क्या उद्देश्य की प्राप्ति होती है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या उद्देश्य हमको इससे प्राप्त होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या कह सकते हैं कि इसका आप टारगेट क्या है या इसका उद्देश्य क्या है, इसको करने से क्या मिलता है हमें। तो ये सब जो है ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करने से हमें क्या ऑब्जेक्टिव मिलता है, क्या वी गॉट व्हाट वी गॉट। तो चलिए, द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए ये साफ लिख दिया है कि सबसे बड़ा और सबसे मुख्य जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य है वो क्या है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिसने कंपनी का सामान्य शेयर खरीदा है। तो ये सामान्य शेयरधारी जो होते हैं, जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, उसने कंपनी में जब पैसा लगाया है तो उसका जो टारगेट है कि हम जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जो बिज़नेस में हम पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा जो है ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो वो पैसा लगा के छोड़ दिया। हम जैसे कि कंपनी का जब शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग वेट करते रहते हैं कि चलो सर ये शेयर पे जो है हमको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलेगा वो डिविडेंड मिलेगा। और हम लोग सोचते रहते हैं कि बाज़ार में जो है, अब देखिए होता क्या है, आप देखिए कोई भी मकान आज से अगर 30 साल पहले बनाया गया है तो मान लीजिए उसमें 10 लाख खर्चा आया है, 10 लाख खर्चा आया है। आज उसी मकान को बनाने में हो सकता है उस समय 10 लाख खर्चा हुआ था, इस समय 30 साल के बाद 50 लाख रुपया खर्चा हो। क्यों खर्चा होगा 50 लाख? पहले 10 लाख खर्चा हुआ था, आज 50 लाख क्यों खर्चा होगा? क्योंकि हम पाते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ईंट का दाम बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़ गया, छड़ का दाम बढ़ गया, बालू का दाम बढ़ गया, लेबर जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। हो सकता है कि और भी बहुत सारा सरकारी कामों में जो खर्चा होता है, रजिस्ट्री का कॉस्ट वगैरह, सारा चीज़ बढ़ गया। तो आप देखिए कि जब भी जो पुरानी कंपनियाँ हैं, जो पुराना कंपनी जो 1 रुपये का जो शेयर ख़रीदा होगा, आज के डेट में उस 1 रुपये की कीमत हो सकता है 100 रुपया हो, या हो सकता है 200 रुपया हो। वी नेवर नो, क्योंकि बहुत सारी पुरानी कंपनियां जो है मार्केट में हैं और जो अभी 50 साल पिछले 60 साल से बिजनेस कर रही हैं। यूरोप में तो ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो पुराना लोग हैं। तो देखिए वो पब्लिक कंपनी अगर है तो पब्लिक से शेयर लिया, पब्लिक से पैसा लिया होगा तो उसको हम लोग शेयर बोलते हैं, और पब्लिक ने उसमें इन्वेस्ट किया तो ये इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो लोग क्या है, तो अब कंपनी का जो आपने देखा होगा, कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आता है। डायरेक्टर्स एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसमें फाइनेंशियल मैनेजर भी होता है। फाइनेंशियल मैनेजर क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का पोस्ट है। उसने फाइनेंस मैनेजमेंट का एक डिग्री लिया है और उस डिग्री से उसको ज्ञान हासिल हुआ है कि मार्केट में कितना तरह का पैसा है, उसके बारे में हर चीज़ को वो प्रैक्टिकली जानता है। उसको इस तरह से ट्रेन किया गया है, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है उसको ट्रेन किया गया है कि देखिए फाइनेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको अब देखिए, करके देखिए, शेयर्स क्या है, डिवेंचर्स क्या है, कैसे बेचते हैं, क्या उदाहरण है, उदाहरण लाइव एग्जाम्पल्स वो लोग देखता है। मार्केट में स्टॉक मार्केट क्या है, वो सारा चीज़ का उसको ज्ञान है। तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल क्या करेगा? ज्ञान का इस्तेमाल करके वो जो है पब्लिक से जो पैसा आया है, जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा है, उसको वो मैक्सिमाइज़ करेगा, उसको बढ़ाएगा। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो यही आपका है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो आपका लाइन लिखा हुआ है कि द फॉरमोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक लाइन आपको आज याद रखना होगा कि ये इसका सबसे जो मुख्य कारण होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम शेयर होल्डर का पैसा को बढ़ा दें। अब बढ़ाने का ये अर्थ हुआ
कि हम डिविडेंड भी ज़्यादा दे सकते हैं और उसका कीमत जो है धीरे धीरे तो बढ़ेगा ही। अगर मान लीजिए कंपनियां डूब रही हैं, उसको कोई इनकम नहीं हो रहा है, तो शेयर का कीमत ऑटोमेटिक मार्केट में कम हो जाएगा, क्योंकि लोग पब्लिक उसको खरीदना नहीं चाहेगा। उल्टा जो पब्लिक के पास वो जिसका शेयर है वो चाहेगा कि हम इसको जल्दी से बेच दें, हम नहीं चाहेंगे कि हम उसको लॉस का चीज़ को अपने पास रखें। तो इस तरह से जो होता है यही ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एक लाइन में है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल मैनेजर इन ए कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर्स। ओनर्स मतलब शेयर होल्डर। ओनर मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई स्पेशल प्राइवेट कंपनी नहीं है कि उसका कोई एक मालिक है या ओपीसी नहीं है। पब्लिक कंपनी का मालिक शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। He must take such decision which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholders। मतलब उसको इस तरह से डिसीजन लेना है, इस तरह से वो डिसीजन लेगा कि उससे शेयर होल्डर को लाभ हो। एंड शेयर होल्डर गेन ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ देयर शेयर इंक्रीज इन द मार्केट। और शेयर होल्डर कब इंक्रीज गेन करेगा? जब मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको एक बिल्डिंग है, 30 साल पहले बनाने में उसको 10 लाख रुपये लगा था, आज के डेट में वैसे ही बिल्डिंग आप बनाएंगे तो 50 लाख लगेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर प्रॉफिट को काट लिया जाए तो केवल कॉस्ट का दाम 50 लाख रुपये आ रहा है, यानी कि वो बिल्डिंग अगर वो मार्केट में आज के डेट में बनाया जाए तो 50 लाख लगेगा। और वो बिल्डिंग मान लीजिए 30 साल से है, इसका मतलब वो परखा हुआ बिल्डिंग है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसमें टूट फूट नहीं आया, उसके नीचे का ज़मीन नहीं दबा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पुराना मकान आप समझते हैं कि पुराना मकान है, वास्तव में पुराना मकान का अर्थ हुआ कि वो पुराना मकान का आप मजबूती देख रहे हैं कि 30 साल तक ये रहा इस तरह से, तो उसका कीमत और बढ़ जाता है। ये मत समझिए कि पुराना है, हो सकता है कि उसका सीमेंट झड़ गया होगा, वो दैट इज़ उसमें आपको मरम्मत की चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो खड़ा है इसका मतलब कि वो वहाँ पर वो अच्छी तरह से है। अब आप एक नया मकान बना सकते हैं, हो सकता है जिस क्षेत्र में आप बनाए वहाँ भूमि धसान का क्षेत्र हो, तो हो सकता है कि वो टूट जाए, उसमें ब्रेकेज आ जाए, उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ जाए। तो इस तरह से आप देखिए कि पुराना चीज़ें जो है उसका कीमत और बढ़ जाता है, तो उसका 50 लाख हो गया। अब मान लीजिए मार्केट में एक शेयर जो आपने 30 साल पहले एक शेयर का दाम 1 रुपया था, अगर उसका शेयर का दाम आज 50 रुपया नहीं है, तो इसका मतलब कि आप बिल्डिंग में लगाते अगर वो पैसा तो आपका 50 लाख हो जाता। तो ये चीज़ को देखेगा कौन? इस चीज़ को देखने के लिए ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि भाई और जो एसेट्स में जो पब्लिक पैसा लगाना चाह रही है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में जब सबसे सेफ माना जाता है, तो और जब उसमें पब्लिक जो पैसा लगाना चाह रहा है तो उसमें उसको जो रिटर्न मिल रहा है, कंपनी में जो पैसा लगा रहा है उससे अगर उसको ज़्यादा मिल रहा है तभी तो कंपनियों का शेयर बिकेगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि ना तो ये जो है मार्केट में उसका जो है प्राइस बढ़ जाए। सो फाइनेंशियल डिसीजंस विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द शेयर्स कंसीडर्स आर वेरी एफिशिएंट डिसीजन। ये आप लिखा हुआ है, फाइनेंशियल डिसीजन विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसिडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन। यानी जब बढ़ जाता है तो ये बहुत एफिशिएंट डिसीजन माना जा सकता है। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल डिसीजन विच ब्रिंग्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज कंसिडर्ड पुअर डिसीजन। और जिस डिसीजन से इसका वैल्यू कम हो जाता है, इससे आपका उसको हम लोग इनएफिशिएंट डिसीजन या पुअर डिसीजन कह सकते हैं। तो चलिए, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ यही है, दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑटोमेटिकली फुलफिल्स मैनी अदर ऑब्जेक्टिव्स। ये अपने आप जो है दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। कहने का मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद लिखता है एज इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट शेयर फ्रॉम रेसिडुअल इनकम ओनली, दे आर गिवन डिविडेंड ओनली आफ्टर क्लेम्स ऑफ सप्लायर्स ओनली। ये सारी चीज़ें काटने के बाद उसको पैसा मिलता है। तो अगर आपको समझिए जब प्रॉफिट मिल रहा है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिला है, इसका मतलब एम्प्लॉई को भी पैसा मिला होगा, सप्लायर को भी पैसा मिला होगा, यानी कि और सारा जो फैक्टर उसको भी पैसा मिला होगा, तो उसका भी आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो यही चीज़ है आपको, अब आपको दिखा हुआ है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम लोग एक यहाँ पे रखे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है कि स्टॉक कब बिकते रहे और कंपनी में मतलब अच्छी मात्रा में कैश लिक्विड फॉर्म में हो, ताकि जब ज़रूरत पड़े उसको खर्च कर सकते हो, यही लिक्विडिटी का मेंटेनेंस। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास संपत्तियां तो बहुत हैं लेकिन सब जो है लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और यही सब मार्केट के फॉर्म में, लेकिन कैश वास्तव में उसके पास नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। नेक्स्ट है
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड विथ क्रेडिटर्स, यानी जो क्रेडिटर्स यानी जिससे आपने उधार पैसा लिया है सारा के सारा क्रेडिटर ही कहलाएगा। आप देखिए बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जितना भी है, चाहे वो कैपिटल हो, सब एक क्रेडिटर ही, यानी कंपनी को उसको पैसा वापस करना है। द objective of increase in value of equity shares does not mean that finance managers should involve in manipulative activities to bring rise in price। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये नहीं है कि मैनिपुलेट करना, यानी जानबूझ के ऐसे फिगर्स को बना देना ताकि आपको लगे कि प्राइस राइज हो गया, वास्तव में हो नहीं रहा लेकिन लगे आपको, तो ये गलत प्रैक्टिस है, इसको बोलता है। इसका मतलब फाइनेंस मैनेजर को इससे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। द राइज इन प्राइस मस्ट कम विद द ग्रोथ ऑफ फर्म, यानी कि ग्रोथ ऑफ फर्म के वजह से प्राइस में बढ़ना चाहिए। विथ इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ फर्म विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल पार्टीज एसोसिएटेड विथ कंपनी, और जो भी कंपनी से रिलेटेड ऑल पार्टीज जो एसोसिएटेड है, संबंधित हैं, उसके धन में भी वृद्धि होना चाहिए। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली गेट अचीव्ड। ये बोलता है कि अगर हम लोग इसको ध्यान में रखें कि हम लोग शेयर होल्डर का आपको वेल्थ को अगर बढ़ाएं तो कुछ पॉइंट्स ऑटोमेटिकली जो है अचीव हो जाता है, और ये पॉइंट्स नीचे आपको दिया हुआ है। सॉरी मैं चेक कर, हाँ ये पॉइंट्स आपको नीचे दिया हुआ है। वो क्या क्या दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक जो है आपका जो है फुलफिल हो जाएगा। तो यही है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो आज मैं इतना ही रखा हूँ, मैं इसको MCQs विथ के एंड केस स्टडीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आप देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 में ये द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विथ, ये भी है, कि इसका आंसर ऑल ऑफ एबव होगा, यानी कि एफिशिएंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, एंड नंबर डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर ये होगा नंबर डी, ये होगा नंबर डी। नेक्स्ट आइए, तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट राहुल प्लान्स टू स्टार्ट हिज ओन होटल, यानी राहुल ने अपना होटल खुद शुरू करने का निर्णय लिया। अच्छा प्लान किया, सॉरी नहीं, ही प्लान्स टू हायर ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू गिव हिज गेस्ट ए यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, यानी कि वो कुछ ऐसा होटल बनाना चाहता है, ऐसा एक्सपर्ट का सलाह लेना चाहता है जो कि वो आने वाले अतिथियों को एक गजब का अनुभव कराए, यूनिक अनोखा अनुभव कराए। कीपिंग इन माइंड देयर बजट बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस ही विजिटेड हिज होम टाउन टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ हिज फादर, यानी अपने पापा के पास आशीर्वाद देने जाता है। हिज फादर टोल्ड हिम that success of business depends on how well finance is invested in assets, यानी कि बिजनेस का सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि कितना फाइनेंस यानी कितना पैसा को इन्वेस्ट किया जाए एसेट्स में, एंड ऑपरेशंस का मतलब होता है कि उसको चालू करने में, बिजनेस को चालू करने में, एंड हाउ टाइमली एंड इकोनॉमिकली फाइनेंस आर अरेंज फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि आप कितना एफिशिएंट तरीके से सस्ते दर में कर्ज ले सकते हैं, अरेंज फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द बिजनेस, और बिजनेस के अंदर से भी आप, बिजनेस के अंदर मतलब इनर जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो आप जानते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं उसको। ही गाइडेड हिम दैट ही शुड ऑलवेज स्पेंड टाइम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यानी कि उसको बोल रहे हैं कि भाई आप डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस को आप देखते रहिए, मार्केट में कौन कौन सा फाइनेंस है अवेलेबल, और कंपेयरिंग देम इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट, और उसको कॉस्ट के टर्म में आप कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, एंड एसोसिएटेड रिस्क, और उससे संबंध में जो रिस्क है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका कंपैरिजन कीजिए। द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमने इन्वेस्ट करने में जो कॉस्ट लगाया है और उससे जो रिटर्न आ रहा है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज एक्सीड मतलब ज़्यादा द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो यानी कॉस्ट से ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए, कहने का मतलब। इट इन द एबव कंटेक्स्ट, यानी कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इस कंटेक्स्ट में आपको क्या करना, नंबर 1
आइडेंटिफाई द कंसेप्ट डिस्कस्ड अबव हैज़ डायरेक्टेड बियरिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा बात है। जो फादर ने उसको सजेशन दिया वो क्या था, वो वही था कि एक्विजिशन ऑफ फंड्स अच्छा से करो, उसको कंपेयर करके करो, उसका यूटिलाइजेशन ठीक से करो, हमेशा देखो कि रिटर्न जो है ज़्यादा आना चाहिए। तो व्हाट इज़ दिस, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। एंड उसके लिए आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1। ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमने पार्ट 1 में, ये इस क्वेश्चन का आंसर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका वही बोलता है, आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1। यानी इसमें जो आपने आइडेंटिफाई किया है विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है वो आउटलाइन करने बोल रहा है। तो की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपने उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज दी वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो इसमें आपको आउटलाइन अगर करना है तो इसमें क्या होगा, यही सारा चीज़ें ये आउटलाइन होगा, ये वाला जो है यही आपका जो है मेन लाइन है, यही से ये आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसका आंसर आप देखिए 427 में आप देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से इसको वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, और आप लोग आज इसी चीज़ को लर्न कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो को अगर आप 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से, कुछ नहीं तो बिल्कुल हल्का फुल्का तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। और आप लोग प्रयास कीजिए कि आप लोग जो है इसको आइडिया को, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद आप कुछ लिखिए इसके बारे में। एक पैराग्राफ अगर लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और अपने से आप लिखते हैं तो इससे धीरे धीरे हैबिट बढ़ेगा, और इससे आपके पढ़ाई में भी बहुत आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, इंग्लिश बोलने और इंग्लिश लिखने में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो होप दैट दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू सो मच।